नमस्कार, यह है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी, यूपी से 2 और सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में लेने की तैयारी। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह के बहाने चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे को गरमाने की भी कोशिश। 2 दिनों की तूफानी तेजी के बाद जून सीरीज का भी शानदार आगाज। 1% की तेजी के साथ निफ्टी 8,150 के ऊपर बंद। एसबीआई के नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री उत्साहजनक। आगे के नतीजे रह सकते हैं मजबूत। शेयर 9% तक उछला। टोरो ने लॉन्च किया ऑनलाइन वेंचर क्लिक। कपड़े, फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में 400 से ज्यादा ब्रांड्स। मारुति ने रिकॉल की 75,000 बलेनो कार और डिजायर। एयरबैग के साथ सॉफ्टवेयर में खराबी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में पहुंचे केजरीवाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री ने भी की शिरकत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से जोश में आई बीजेपी ने अब सबसे बड़े मुकाबले के लिए कमर कसना शुरू कर दिया। आज ऐसी खबरें आई जिससे लगता है कि दरअसल बीजेपी मिशन यूपी में जुट गई है। पहली खबर यह है कि यूपी से 2 सांसद केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। करेंगे, अभी डेट तय नहीं है। करेंगे, अभी डेट तय नहीं है। तो अमित शाह कह रहे हैं करेंगे, अभी तारीख तय नहीं, लेकिन करेंगे ये जरूर। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण, कैबिनेट में फेरबदल का फोकस क्या यूपी है? यूपी से कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कैबिनेट में जब फेरबदल होगा तो उत्तर प्रदेश को खास तरजीह दी जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि 2 नए चेहरे कम से कम शामिल किए जा सकते हैं। एक चेहरा गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का हो सकता है, जो कि जाने पहचाने हिंदू चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहरा चुके हैं। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनाने के लिए सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। इसका मकसद यह है कि युवा जो वोटर है उनको लुभाना, ताकि मुस्लिम और दलित से जो टक्कर मिल रही भाजपा को उसको कम किया जा सके। हालांकि कैबिनेट में फेरबदल जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया। तो 2 नए चेहरे आ सकते हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है वहां। अब आते हैं बीजेपी के मिशन यूपी से जुड़ी दूसरी खबर की ओर। खबर है कि महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह के बहाने बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आतिश। उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रैलीज की, जो प्रधानमंत्री रैली की वो सहारनपुर में की। उनके 45 मंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे अगले 1 हफ्ते तक। अब फोकस है राम टेम्पल। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर 10 से 16 नृत्य गोपाल दास जी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन होगा। उस समय 10 से 16 माना जा रहा है कई केंद्रीय मंत्री, कई पदाधिकारी पार्टी के और कई उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर्स वहां जा सकते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा वहां रहेंगे, योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे। उसके बाद 16, 17, 18 को संत सम्मेलन होगा। संत सम्मेलन 17 और 18 को होगा। वहां पे एक संतों की राय ली जाएगी कि राम मंदिर निर्माण के लिए क्या किया जाए, और संतों की राय सबके सामने साफ है। वो चाहते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहती आई है कि कल्चरल मसला है, राम टेम्पल को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर दोबारा से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आ रहे हैं तो राम टेम्पल भी मुद्दा बनने के लिए तैयार है, और बीजेपी के सारे आला नेता इस मामले को तैयार है भुनाने के लिए। तो तय है कि आने वाले दिनों में देश के अंदर सियासी पारा गर्म होगा, और इस सियासी पारे के गर्म होने के पीछे जो वजह होगी वो उत्तर प्रदेश से ही निकल रही होगी। चलिए अब रुख करते हैं बाजार की खबरों का। जून सीरीज का बाजार ने शानदार आगाज किया है। लगातार चौथे दिन बाजार में जमकर खरीदारी देखी गई और सेंसेक्स आज 286 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी भी करीब 82 पॉइंट उछला, 8,150 के पार गया। ये निफ्टी का 7 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। गौर करने वाली बात यह है कि खराब ग्लोबल माहौल के बावजूद तेजी देखी गई। इन 3 दिनों में सेंसेक्स करीब 1400 पॉइंट चढ़ा है। बाजार में आज सबसे ज्यादा रौनक दिखी सरकारी बैंकों, फार्मा और ऑयल एंड गैस शेयर्स में। बाजार में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई। हेमंत, बाजार में जोरदार तेजी का दौर चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, जबकि हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत अच्छे नहीं है?
काफी सारे कारण हैं और देखिए 5% की एक हफ्ते में तेजी हो जाना ये काफी सराहनीय होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर आप ढूंढने निकले तो FIIs और DIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ही बाइंग मोड में इस समय हैं, दोनों ही खरीदारी कर रहे हैं। और उसके चलते ट्रेडर्स को लग रहा है कि एक बस मिस हो गई है, पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है मार्केट में। आज देखिए मिड कैप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अर्निंग सीजन के हम अंत में जनरली बाजार मानकर चलता है अंत में बड़े डिसअपॉइंटमेंट साथ लगेंगे, लेकिन देखिए ऐसा हो नहीं रहा है। बोनसेस मिल रहे हैं, ITC की तरफ से मिला, कल हमने देखा बाजार बंद होने के बाद BPCL की तरफ से मिला, आज SBI ने सरप्राइज किया है। तो अर्निंग सीजन का अंत खराब नोट पर नहीं होता हुआ दिख रहा है और मॉनसून के होप्स अब काफी और बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स भी देखिए तो स्टेबल हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहे हैं। ये कुछ प्रमुख 5 कारण हैं जिनके चलते भारतीय बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। शुक्रिया हेमंत। और अब आज के नतीजों में सबसे अहम नतीजे की बात, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। बैंक के मुनाफे पर दबाव दिखा, वहीं NPA में बढ़ोतरी दिखी। बैंक का मुनाफा 3,741 करोड़ से घटकर 1,264 करोड़ रुपए रह गया। वहीं ग्रॉस NPA में 5.1% से बढ़कर 6.5% पर जाता हुआ दिखा। हालांकि बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई जरूर बढ़ी है, 14,711 करोड़ से ये बढ़कर 15,291 करोड़ रुपए पर पहुंची है। प्रोविजनिंग 7,645 करोड़ से बढ़कर 12,139 करोड़ रही। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई और उसके बाद हमने देखा कि SBI का शेयर आज 9% तक उछाल मार गया। SBI की चेयरमैन अरुंधति रॉय ने कहा कि बैंक आगे अब किसी तरह की प्रोविजनिंग नहीं करेगा। Believe that much of the stress that has already happened on the bank's books, that most of it is currently recognized. We have still put another 31,000 crores of accounts under special watch. We would also like to mention that we do have provisions to the extent of around 3,300 crores, which is a floating provision and which could be used if the accounts in this special watch list also do slip. चलिए बात करेंगे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की, जहां पर टाटा ग्रुप ने 3 कैटेगरी के साथ आज ई-कॉमर्स कारोबार में कदम रख दिया है। टाटा ग्रुप ने टाटा क्लिक नाम से एक नई वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर फिलहाल अपैरल, फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी से ही कारोबार की शुरुआत हो रही है। तीनों कैटेगरी में करीब 400 ब्रांड्स रखे गए हैं, जिनमें से करीब 200 बड़े ब्रांड्स होंगे। इसके अलावा कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट भी जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। टाटा क्लिक में वेबसाइट जैसे ब्रांड एक्सक्लूसिव होंगे। टाटा क्लिक के CEO आशुतोष पांडे का कहना है कि भारत में फिलहाल 3 से 4 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे में हम इसमें एक बड़ा मार्केट देखते हैं। वहीं ई-कॉमर्स कारोबार को लेकर टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री भी काफी उत्साहित नजर आए। I'm delighted to announce the launch of Tata Click, the Tata Group's curated multi-brand e-commerce marketplace. At the Tata Group, we have a rich heritage of pioneering initiatives. Tata Click, a first of its kind omni-channel e-commerce marketplace, is in keeping with this tradition. Like elsewhere in the world, customers in India too have begun to adopt digital technologies in their lives. Tata Click brings to India a smart combination of the reassurance and in-store experience of a large on-ground network with the convenience of online shopping, bringing the best of both worlds together. तो टाटा क्लिक में क्या खासियत है और ये कैसे दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से अलग है, इस पर कंपनी के CEO आशुतोष पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने। तो ये बताइए कि किस तरह का प्रोडक्ट है ये और कितने नए ब्रांड्स हैं इस पर? इसमें आपको 400 नए ब्रांड मिलेंगे। हमने 3 कैटेगरी हमारे पास लॉन्च पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल और फुटवेयर। इन तीनों में 400 ब्रांड हमारे पास हैं, जिनमें 25 ब्रांड सिर्फ आप यहीं मिल सकता है आपको, और कहीं नहीं मिल सकता। हमारे पास 15 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि कभी भारत में पहले नहीं बिके। तो हमने ये क्यूरेट किया है कस्टमर्स के लिए, और जैसे जैसे आगे के दिनों में आप देखेंगे कि हमारे पास और सारी कैटेगरीज, एक्सेसरीज, वॉचेस, ज्वेलरी, इन सारे कैटेगरीज को हम लॉन्च करेंगे और उनमें काफी सारे ब्रांड्स को लॉन्च करेंगे। किस तरह की डिलीवरी पॉलिसी है यहाँ पर और पेमेंट ऑप्शंस क्या हैं कस्टमर? तो डिलीवरी पॉलिसी हमने एक बड़ी अनोखी सी चीज इसमें ईजाद की है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हमारे ऐप में अगर आप
हमारे ऐप में जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, कई पार्टनर्स के हमने स्टोर मैप किए हुए हैं। तो अगर आप मान लो दिल्ली में हो और आपको वसंत कुंज में आपने खरीदारी की, तो हमारा ऐप ये जान सकता है कि आप वसंत कुंज में हो, तो वो ये बता देगा कि अगर आपको चाहिए तो आप जाकर वसंत कुंज वाले स्टोर से, नजदीक के स्टोर से उसको आप कलेक्ट कर लें। अगर आपको कोई चीज मिली और आपको पसंद नहीं आई तो आप उसको उसी स्टोर में जाकर रिटर्न कर सकते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर टाटा क्लिक टू ब्रिंग इट। सो ये बड़ी अनूठी चीज है, ये बहुत डिफिकल्ट है टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करना। पेमेंट ऑप्शन में COD, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सारी पेमेंट ऑप्शंस। तो चलिए, आज से लॉन्च हो गया टाटा क्लिक, क्या खासियत है वो भी बता दी यहाँ पर CEO साहब ने कंपनी के। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि और भी कई ऑनलाइन प्लेयर मौजूद है, क्या आसान होगा रास्ता? इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ वजीर एडवाइजर्स के MD हरविंदर साहनी साहब मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका आवाज एट 9 में। तो जो मूल सवाल में जिसकी बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे टाइम पर जब ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में है, टाटा के लिए कितना आसान होगा ये? इस समय जितने बाकी सारे मार्केट प्लेसेस जो हैं वो लोग खुद ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ना उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स बन पा रही है, ना वो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएंगे। तो उसमें एक तरह से मुझे लगता है कि लेट रिएक्शन जैसे है कि भाई ऑनलाइन में हो रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। डिटेल्स पता चलें कि इसमें वो क्या डिफरेंशिएशन ला रहे हैं। अगर बात वही सेम हो रही है कि दुनिया भर के ब्रांड्स होंगे, बड़ी रेंज होगी, डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, तो उसमें कोई अलग से क्या चीज निकल के आएगी जिसके कारण कंज्यूमर कहेगा कि मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे वो नहीं मिल रहा है या मिंत्रा पे नहीं मिल रहा है जो मुझे यहाँ पे लेना चाहिए। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या अलग से कर रहे हैं। तो आज से 3-4 साल पहले जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट एग्रेसिव हो रहे, समझ में आ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग अपने में एक नया कॉन्सेप्ट है और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगा, और उसने किया भी। अब कंज्यूमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग करने की अट्रैक्शन के कारण देने पड़ेंगे, सिर्फ अपने आप में कॉन्सेप्ट कोई कारण नहीं है। और उसमें एक नया ब्रांड नेम, एक नए प्लेयर का आना देखना पड़ेगा कि क्या लेकर आते हैं लोग। तो सानी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, आपने पहली जो बात कही कि ऑलरेडी जो प्लेयर मौजूद है उनकी हालत तो पहले से ही खराब है, ऐसे में कॉर्पोरेट जो घराने हैं वो भी इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री की हालत हमने देखी कि प्लेयर्स इतने हो गए कि किसी को भी वो पाई नहीं मिल पा रही कि सस्टेन कर पाए। तो क्या यहां पर भी ऐसे हालात होते दिखेंगे पहले ही जब हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रही हैं कंपनियां? एयरलाइंस तो थोड़ा दूर जाके एग्जांपल लेना है। आप ऑर्गेनाइज रिटेल में ही ले लीजिए कि सभी कॉर्पोरेट्स ने रिटेल में आने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कितने लोग चल पाए। ऑफलाइन रिटेल की अगर हम बात करें तो कोई भी जो बिजनेस है जहां पर उसमें एक गवर्नमेंट लाइसेंस का या बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि उसके अंदर कोर कोई इनहेरेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिसके कारण कोई उस बिजनेस में आ रहा है। तो अमेजोन अगर ये बिजनेस कर रहा है तो ऑनलाइन रिटेलर है, ग्लोबल सबसे बड़ा, अलीबाबा और अमेजोन रूल करते हैं। और अगर फ्लिपकार्ट कर रहा है तो देवर पैशनेट प्रोमोटर हैं, भी उन्हें ये करना है तो उन्होंने वो किया और उनको फंडिंग अवेलेबल है, वो कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखें, अगर शॉपर स्टॉप करता है ऑनलाइन या फ्यूचर ग्रुप करता है ऑनलाइन, तो वो रिटेलर्स हैं और वो ऑनलाइन कर रहे हैं, एक सेंस बनती है। तो जो मल्टी कैटेगरी और लेट्स से मल्टी बिजनेसेस जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके लिए किसी भी बिजनेस में जहां अट्रैक्शन हुई वहां जाने का अट्रैक्शन तो रहता है, लेकिन देखना ये भी चाहिए कि वो कितनी उन चीजों को सक्सेसफुल कर पाए हैं। तो क्राउडेड तो है ऑलरेडी स्पेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्राउडेड भी ऐसे नहीं है कि वहां पे कोई नौसिखे लोग बैठे हैं, वहां पे अच्छे स्ट्रांग लोग बैठे हुए। अमेजोन है, ईबे है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, फंडेड है, सब लोग हैं और वही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें एक और प्लेयर का मार्केट प्लेस जैसा मॉडल लेके आने का कोई एक लॉजिक तो समझ में नहीं आता है कि भाई क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी नजर आ रही है कि उसमें जाना चाहिए। जी सानी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो टाटा क्लिक आ गया, लेकिन शायद राह इतनी आसान नहीं होगी कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, मारुति ने रिकॉल की है 75,000 बलेनो कार और डिजायर। तो क्या तकलीफ थी इन कारों में और अब क्या सॉल्यूशन देगी मारुति, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
छात्रों के प्लेसमेंट और बाद में ज्वाइनिंग डेट टालने के मामले में आईटी और आईएम के निशाने पर आए फ्लिपकार्ट को एक और झटका लगा है। ये झटका बड़े ई कॉमर्स प्लेयर पेटीएम ने दिया है। पेटीएम ने कहा है कि वो उन छात्रों के इंटरव्यू के बाद नौकरी देने के लिए तैयार हैं जिनकी ज्वाइनिंग डेट फ्लिपकार्ट ने टाल दी है। इस बारे में और क्या कहना है पेटीएम का, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पेटीएम के एचआर हेड अमित सिन्हा। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। तो क्या चल रहा है इस समय आपकी इंडस्ट्री में? क्या मेजर रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आपकी कंपनी भी हायरिंग पर कोई असर देख रही है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हायरिंग प्लान था हम लोग उस पर ऑलरेडी पहले भी जो हमने प्लान किया था हम उसी पे अभी भी कायम है। हमने ऑलरेडी इस बार कैंपस से जो 50 हायर किया था वो 50 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये सारे अक्रॉस आईएम्स, एक्सएलआरआई, एमडीआई, एसपी जैन, एफएमएस, इन सब लीडिंग इंस्टीट्यूट से जितने भी लोग ज्वाइन करने वाले थे उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और क्योंकि हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है, हमारे प्लान्स में जैसे हमारे प्लान्स थे उससे बेहतर ही ग्रो कर रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी भी और काफ़ी लोगों की ज़रूरत है और जितने लोगों को हमने बोला था उन सबको हम ऑलरेडी हायर कर रहे हैं, तो वो लोग सारे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा प्लान जैसे हमने किया था उसी के हिसाब से हायरिंग अभी भी ऑनगोइंग है। जी, तो जो हम बात कर रहे हैं कि क्या फ्लिपकार्ट के उन कैंडिडेट्स को भी हायर करने का सोच रहे हैं जिनका डिले हो गया है ज्वाइनिंग डेट दूसरी कंपनियों में? हाँ, वो भी हैं जिनको हमें कुछ लोगों ने रीच आउट किया था कुछ कैंपसेस से। सो चूंकि हमारे पास हायरिंग के रिक्वायरमेंट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और हम लोग और भी लोग ढूंढ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वाइट ओके हैं कि उनका ऑब्वियसली हमारा अलग अपना प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, तो हम इवैल्यूएट तो करेंगे सबको एंड उसमें से जो हमारे लिए सूटेबल होंगे उन सब लोगों को हम लोग ऑफर करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। आज ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता के साथ उनके 41 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये शपथ ग्रहण समारोह एक तरह से ममता का शक्ति प्रदर्शन भी था। 2019 से पहले जिस मोदी विरोधी मोर्चे की बात की जा रही है उसकी एक झलक कोलकाता में आज दिखाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी समारोह में शामिल हुए, तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सेक्युलर ताकतों के साथ मिलकर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता से किए वादों को वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी। I am always a less important person. I am always a simple worker and I consider myself as a commoner. So I will help all of them. No problem. If anybody wants my help, but let me work simply for the people. I am dedicated for this cause. अब बात राजन स्वामी टकराव की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि इस प्रशासनिक विषय में मीडिया की रुचि होनी चाहिए। इसके अलावा ये मुद्दा सितंबर में ही आएगा, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। इधर पार्टी ने भी राजन पर स्वामी के बयानों से दूरी बना ली है। आपकी पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको तत्काल सैक करने की बात कर रहे हैं। आपकी रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया साफ नहीं आई है। इवन आप लोगों के वैचारिक सहयोगी जो हैं एस गुरुमूर्ति जी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो पार्टी की क्या राय है रघुराम राजन के बारे में? नहीं, इस पर पार्टी ने राय देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो रघुराम राजन पर प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि पार्टी की राय की इस पर जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि वक्त आएगा तब इसकी बात होगी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के तीर उन पर लगातार जारी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मारुति सुजुकी को अपनी 2 कारें बलेनो और डिजायर में गड़बड़ी मिली है। कंपनी ने एयरबैग में दिक्कत के चलते करीब 75,000 बलेनो और फ्यूल फिल्टर में खराबी की वजह से करीब 2,000 डिजायर रिकॉल की है। मारुति ने पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन की बलेनो को रिकॉल किया है। इन कारों की मैन्युफैक्चरिंग 3 अगस्त 2015 से 17 मई 2016 के बीच की गई थी। कंपनी सभी कंज्यूमर्स को बलेनो में एयरबैग सॉफ्टवेयर और डिजायर में खराब फ्यूल फिल्टर बदल कर दे रही है। इसके लिए ग्राहकों को मारुति सुजुकी के डीलर से संपर्क करना होगा।
अगर आप अपनी पुरानी कार छोड़कर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको छूट मिल सकती है। जी हां, सरकार ने लंबे इंतजार के बाद स्क्रैपिंग पॉलिसी का नोट तैयार कर लिया है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर सुझाव भी मांगे हैं, जिसके बाद इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है तो पुरानी गाड़ी को छोड़कर नई गाड़ी की खरीद पर एक्साइज ड्यूटी में 50% की छूट और पुरानी गाड़ी के स्क्रैप की अच्छी कीमत देने का प्रस्ताव है। इसके नई गाड़ी की कीमत 8 से 12% तक इससे कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे लगभग 3 करोड़ पुरानी गाड़ियां बदली जा सकेंगी और प्रदूषण में 30% तक की कमी आएगी। अगर आप मैनेजमेंट की इंटीग्रेटेड डिग्री लेने का सोच रहे हैं तो अब ऐसा शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने डुअल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स को बंद करने का फैसला कर लिया है। अब आप 5 साल वाले बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स नहीं कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2012-13 में, जब AICTE ने डुअल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स को मंजूरी दी थी। अब AICTE कह रही है कि इन कोर्सेज को UGC की मान्यता नहीं मिली है, इसीलिए इस साल से इन कोर्सेज में नए एडमिशन नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे इन कोर्सेज को कर रहे हैं उनका कोई नुकसान न हो, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का जो ग्रेजुएट है उसकी क्वालिटी और जिसने बैचलर डिग्री अलग की है और मास्टर्स डिग्री अलग की है और 2 अलग अलग एडमिशन प्रोसेस में से जो गुजरा है उसकी क्वालिटी में अंतर होना लाजमी है और ये रिक्रूटर इसी बात को मान के चलेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट करने वाला MBA वो 2 साल का MBA डिग्री कंप्लीट करने वाले की तुलना में रिक्रूटर उसको बराबर समझेगा। भारत में कई कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले हजारों छात्र हैं। यहाँ तक कि IIM इंदौर में भी ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक AICTE के इस कदम से नुकसान छात्रों का ही होगा जब उन्हें नौकरी के लिए इंटरव्यू देने होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने साल 2015 या उससे पहले इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला लिया, उन्हें एक एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा और तीसरे साल के अंत में उन्हें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट की जगह BBA की डिग्री दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी 4थे साल में हैं, उन्हें 5वें साल के अंत में BBA MBA की डिग्री दी जाएगी। यानी एक बार फिर बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की तैयारी हो गई है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि देश में उच्च शिक्षा पर नजर रखने वाले दोनों संस्थानों यानी UGC और AICTE के बीच कोई तालमेल नहीं है। ईशा शर्मा, दिल्ली। ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट नाम का पदार्थ मिलने के बाद फूड रेगुलेटर FSSAI ने इसे प्रतिबंधित करने का फैसला कर लिया है। ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स भी कह रहे हैं कि वो इसे अब ब्रेड से हटा लेंगे, लेकिन हमारी सेहत के ऐसे ही कई दुश्मन खाने पीने की चीजों में जमकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से कई तो दुनिया के बाकी देशों में पूरी तरह बैन भी है। देखिए, बाजार में बिकने वाले कई खाद्य पदार्थों के शानदार स्वाद और लुभावने रंग के पीछे एक जहरीली सच्चाई भी है। पुराने रेगुलेशंस की वजह से पैकेज्ड खाने में कई ऐसे पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में मिठास लाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टम यूरोप के कई देशों में बैन है, भारत में नहीं। एनर्जी ड्रिंक्स में ज्यादा कैफीन होने की वजह से इसकी कुछ वैरायटी ऑस्ट्रेलिया में बैन है, भारत में नहीं। अब जाकर FSSAI एनर्जी ड्रिंक्स के लिए मानक तैयार कर रही है। एनर्जी ड्रिंक्स के अलावा च्युइंगम और चिप्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होने वाला BHT भी यूरोप में बैन है, लेकिन भारत में नहीं। कई रिसर्च में इसे कैंसर का एक कारण भी पाया गया है। ये रंगीन टॉफियां बच्चों को काफी लुभाती हैं, लेकिन आपको पता है कि इन टॉफियों को रंग देने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। दुनिया के कई देशों ने इन केमिकल्स को बैन किया हुआ है, लेकिन भारत में अब भी ये केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। चिकन में मिलने वाले एंटीबायोटिक की भारी मात्रा भी सेहत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। CSC के शोध में 40% चिकन सैंपल में ऐसे एंटीबायोटिक पाए गए थे। कई देशों ने पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है, हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। एडिक्टिव खाद्य पदार्थों की लिस्ट में ऐसे कई पदार्थ हैं जो सालों पहले जोड़े गए थे, लेकिन नई रिसर्च में उन्हें खतरनाक पाए जाने के बाद भी उनका इस्तेमाल हो रहा है। जो रिव्यू है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नए केमिकल्स आ रहे हैं, सेफर केमिकल्स आ रहे हैं जो कि पुराने अनसेफ केमिकल्स को रिप्लेस करेंगे। तो रिव्यू से क्या होगा कि जो अनसेफ केमिकल्स हैं जिनके बारे में साइंटिफिक नॉलेज बहुत हो चुका है, ब्रोमेट ये हो गया, जैसे कि आयोडेट जैसे हो गया, तो उनको रिव्यू से क्या होगा कि जो अनसेफ और डेंजरस केमिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। पहले नूडल्स में MSG और अब ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट पर उठे सवाल के बाद
भारत की रेगुलेटरी बॉडी फसाई ने एडिक्टिव खाद्य पदार्थों की लिस्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि इसके बाद सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कई पदार्थ भारत में भी बैन हो सकेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।